हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट और दोस्त जीएल चौधरी आज के एक विशेष सेशन को लेकर के आपके साथ कनेक्ट हूं। और विशेष सेशन जैसे कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है, शॉर्ट नोटिस आ चुका है, फुल एडवर्टाइजमेंट कुछ समय में आने वाला है, सभी विद्यार्थियों को इंतजार है। लेकिन इंतजार की घड़ियां तो खत्म हो चुकी है क्योंकि डेट की एग्जाम ऑफ डेट है वो पहले से ही डिक्लेयर है। नंबर ऑफ वैकेंसीज का इशू था तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आपके सामने आउट हो चुकी कि 1100 पदों पर ये भर्ती आने वाली है। तो अब बहुत से विद्यार्थियों के मन में सवाल कि कृषि पर्यवेक्षक से संबंधित क्या क्या बातें हो सकती हैं, तो हम इसकी संपूर्ण जानकारी पर बात करेंगे कि क्या इसका पाठ्यक्रम होता होगा, क्या इसकी उम्र का क्राइटेरिया रहेगा, क्या इसका प्रोबेशन रहने वाला है, प्रोबेशन के बाद में हमारी क्या जिसको कह सकते हैं सिचुएशंस होंगी, क्या हमारा आगे जिसको कह सकते हैं प्रमोशंस के वगैरह जो होती है वो क्या होगा, क्या हम 12th के बाद बीएससी कर सकते हैं, क्या ऐसे ऐसे बहुत से सवाल और हमें किस प्रकार की तैयारी कर लेनी चाहिए, तो उन्हीं को लेकर के हम बात करते हैं। आइएगा हम बात करते हैं इसके बारे में। कृषि पर्यवेक्षक 2025 संपूर्ण जानकारी ए से लेकर के जेड तक की संपूर्ण जानकारी को तलाशने की कोशिश करेंगे आपके साथ मैं जीएल चौधरी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी योग्यता को लेकर के, तो देखिएगा योग्यता क्या है। तो योग्यता के लिए बहुत सीधी सी बात है इसमें कि पहली योग्यता, अगर आप क्लास 12th एग्रीकल्चर से हैं तो आप एलिजिबल है, पहली योग्यता। तो ये ध्यान रखना, आप क्या होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए एग्रीकल्चर से, ये ध्यान रखना आपको। अगर आप एग्रीकल्चर विषय से 12th पास है तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। लेकिन अगर बाय द वे मान लीजिएगा आपकी क्लास 11 आपके 12th जो है एग्रीकल्चर से नहीं है, आप बायोलॉजी से हैं, और बायोलॉजी से हैं तो आपने बीएससी जेड के माध्यम से बीएससी कर ली होगी, बीएससी में आपने एग्रीकल्चर विषय के माध्यम से की होगी। तो यह ध्यान रखना, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर से हैं या आप बीएससी हॉर्टी से हैं, अगर बीएससी आप हॉर्टिकल्चर से हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। ये दो ही क्राइटेरिया बनते हैं कृषि पर्यवेक्षक के लिए। 12th एग्रीकल्चर से है, पास है, एलिजिबल है। लेकिन 12th अगर आपका बायो से है, आपने जेड का एग्जाम दिया था या आईसीआर के माध्यम से, और आपने क्या किया, बीएससी एग्रीकल्चर से कर लिया या बीएससी हॉर्टिकल्चर से कर लिया, तो आप एलिजिबल है। दूसरी चीज, बहुत से विद्यार्थियों को उम्र, तो देखिएगा उम्र 18 से लेकर के 40 वर्ष, इसके बाद कुछ एज क्राइटेरिया में छूट होती है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनमें आपके एमबीसी छूट होती है 5 साल की। ईडब्ल्यूएस महिला, आपके जो कैटेगरी में जो महिलाएं हैं उनके लिए आपके क्या होती है, कैटेगरी में आपके छूट है, वो अलग बात है। अब 18 और 40 साल की बात करूं तो इन्होंने कहा है कि किसी विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ 1/1/2008 को क्या होनी चाहिए, 18 साल वो पूरा कर चुका हो। यानी कि मान लीजिएगा आज 1 तारीख है तो मेरी आज 18 साल पूरी हो गई तो मैं एलिजिबल हूं। दूसरा, इन्होंने कहा कि किसी की, यानी कि ये तो क्या है, डेट ऑफ बर्थ है, डीओबी, ठीक है। तो जो निकाला था वो आपके यहां पर जो इन्होंने एज का क्राइटेरिया रखा है वो रखा है कि 1/1/2026 को 18 साल होनी चाहिए। तो इसकी जो मिनिमम जो क्राइटेरिया बनता है वो बनता है कि 2/1/2008 को अगर आपका जन्म है या इससे पहले है तो आप क्या है, एलिजिबल है, ये ध्यान रखना। इसके बाद किसी विद्यार्थी का जैसे 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी आपकी फरवरी 8 में है तो वो एलिजिबल नहीं है। 40 साल के लिए क्राइटेरिया, तो किसी विद्यार्थी की अधिकतम उम्र 1/1/2026 को क्या हो जानी चाहिए, 40 वर्ष। तो इसका मतलब इसका जन्म आपके कब होना चाहिए, तो आपका इसका जन्म जहां देखा जाएगा तो 1986 में आपके, ये ध्यान रखना। उसके बाद कुछ एज में छूट्स हैं आपके, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा आपने ये दोनों चीजें, दोनों क्राइटेरिया पूरा कर लिया, आप राजस्थान के नागरिक, भारत के नागरिक है। कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि सर दूसरे राज्य का विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है क्या, तो देखिएगा राजस्थान का जो निवासी है वो तो है ही है, राजस्थान का जो निवासी है वो तो पूर्ण रूप से आपके क्या है, एलिजिबल है। लेकिन मैं अगर बात करूं अन्य राज्यों की,
तो अन्य राज्यों के विद्यार्थियों भी इलिजिबल है, योग्यता वही है, लेकिन दो शर्तें आपके यहां पर ध्यान रखना अन्य राज्य के विद्यार्थियों के लिए। पहला, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है, आरक्षण नहीं लागू होगा अन्य राज्य के विद्यार्थियों पर। दूसरा, आप जो सामान्य के लिए जो सीटें हैं उनमें 5% पर अपना कंपटीशन दे सकते हैं, आपके लिए वहां अवेलेबल है। यह अन्य राज्यों की स्थिति है। अब यहां पर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम वही लगभग रह सकता है जो पीछे की तरफ रहा, यानी कि राजस्थान का जीके, हिंदी और एग्रीकल्चर ये ध्यान रखना आपको। तो ये क्राइटेरियाज आपके रहने वाले हैं। इसमें सिलेबस हो गया। इसके बाद देखिएगा इसकी एग्जाम तिथि कब है। तो मैं एग्जाम तिथि आपको पहले ही बता देता हूं कि इसकी एग्जाम तिथि 8 मार्च 2026, यानी कि 8 मार्च 2026 को इसकी क्या होगी, एग्जाम होगी। एग्जाम के बाद अगर देखा जाए तो 2 गुना विद्यार्थी क्या होंगे, 2 गुना विद्यार्थी इसमें क्वालिफाई होंगे, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो 2 गुना विद्यार्थी क्वालिफाई होंगे। उसके बाद फाइनल 1 गुना में जो सेलेक्ट होंगे विद्यार्थी, ठीक है। अब जो चयनित रूप से जो विद्यार्थी होंगे, उन चयनित विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो चयनित विद्यार्थियों में क्या होगा, आपको 2 साल का परिवीक्षा काल, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। 2 साल का परिवीक्षा काल यानी कि प्रोबेशन पीरियड होगा। इसमें राज्य सरकार एक नियत जो फिक्स सैलरी है वो देती है, वो है आपकी 14,600, ठीक है। यानी कि 14,600 आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड में मिलने वाली सैलरी। इसमें से आपका जो आरजीएचएस वगैरह का जो पैसा करता है वो डिडक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। 2 साल के बाद आपको जो सैलरी मिलती है वो सैलरी मिलेगी आपके जैसे बेसिक प्लस डीए और प्लस एचआरए। मैं आप लोगों को यहां पर कुछ चीजें क्लियर कर दूं। आज के सिनेरियो में और आप जब नियुक्ति प्राप्त कर लेंगे तब के सिनेरियो में बहुत परिवर्तन हो जाएगा। कारण क्या है कि आपको पता है कि 1 जनवरी 2026 से जो आपका नया जो वेतन आयोग होगा, जो वेतन आयोग है वो लाग जाएगा, आपके वेतन आयोग लागू हो जाएगा। अब ये चाहे कब से भी घोषणा करे कि हम इतना इतना फिटमेंट 3.52, 3.83 जो भी वो लागू करेंगे वो उस समय पर डिपेंड करेगा। लेकिन आपकी ज्वाइनिंग पता है कि 8 मार्च के बाद में हो जाएगी, तो आप सभी को जो 8वां वेतन आयोग है उसका आपको लाभ मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं मोटे रूप से अगर मैं कहूं एक क्राइटेरिया आज के दिन की, अगर आज आप ज्वाइन करते हैं तो आपका बेसिक 20,800 है, 20,800 के बाद आपका डीए और डीए के बाद में आपका एचआरए, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये कुल मिलाकर के जैसे 65% हो गया, तो 20,800 का 65% आप निकाल लो, वो आपकी नेट सैलरी होगी, सॉरी ग्रोस, और ग्रोस के बाद में आपके आरजीएचएस, आपके एसआईपीएफ के जो पैसे वो डिडक्ट हो जाएंगे और बाकी का पैसा आपको मिलेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर ये जैसे आपका प्रोबेशन जो शुरू होगा वो 8वें वेतन आयोग में, तो ये आपका 14,600 का स्लेब भी अगर घोषणा हो जाएगी तो चेंज हो जाएगा, और घोषणा नहीं होगी तो बाद में इसका बढ़ा हुआ एरियर मिल जाता है। इसलिए फिर भी अगर मैं मोटे मोटे रूप से अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी सैलरी कितनी हो सकती है, तो देखिएगा एक अनुमान मान लीजिएगा बेसिक 20,800 है और इसका फिटमेंट एरिया 3 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाता है, ठीक है, या 2 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाता है, तो आपकी सैलरी वहां होगी। तो मैं आपसे ये कहूं कि आप 8वें वेतन आयोग में आप लगभग इस सैलरी को क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं, ये आपके लिए 8वें वेतन आयोग के अनुसार, ठीक है। तो सैलरी बहुत अच्छी खासी आपको मिलने वाली है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। ये सैलरी हो गई। इसके बाद देखिएगा आपके 2 साल का परिवीक्षा काल पूर्ण हो गया,
और परिवीक्षा काल जो आपका पूर्ण हुआ उसके बाद आपका भविष्य क्या है परिवीक्षा काल के बाद। तो परिवीक्षा काल के बाद देखिएगा आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा जो होगा वो आपके वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक में, और वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक में सभी का प्रमोशन होगा। ये ध्यान रखना, मेरिट के क्रम के अनुसार आपकी अभी की मेरिट आपके यहां बहुत काम में आएगी वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक बनने में और डबल बनने में, क्योंकि जितनी ज्यादा रैंक आपकी इस समय होगी उतना ही जल्दी प्रमोशन आपका होगा। ये ध्यान रखना। अब आपका वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के बाद नेक्स्ट प्रमोशन जो होगा वो होगा सहायक कृषि अधिकारी में, सहायक कृषि अधिकारी में, और सहायक कृषि अधिकारी के बाद अगला प्रमोशन आपका होगा कृषि अधिकारी में। लेकिन यह प्रमोशन सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों का होगा जिन्होंने एमएससी कर रखी होगी, ये सॉरी बीएससी कर रखी होगी। ये ध्यान रखना, एमएससी में तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो ही जाती है आपकी। जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा होगा वो यहां पर कृषि अधिकारी बनने के लिए एलिजिबल रहेंगे अगर यहां तक पहुंचते हैं तो। अदरवाइज आप अगर 12th पास हैं तो आप सहायक कृषि अधिकारी तक बन सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब कई विद्यार्थी पूछेंगे कि सर क्या मैं नौकरी लगने के बाद बीएससी कर सकता हूं क्या? तो देखिएगा, अगर आप 12th पास ही हैं और आप नौकरी लग जाते हैं तो आप बीएससी एजी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना समय की छुट्टी नहीं मिलेगी। हां, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी जैसे सेकेंड ईयर पास कर चुका और वो 3rd ईयर में है और वो 4th ईयर में है तो वो विद्यार्थी नो वर्क नो पे के ऊपर क्या कर सकता है, लीव लेकर के अपनी एजुकेशन को पूरी कर सकता है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये आपकी योग्यता से लेकर के आपकी 60 साल तक की सर्विस का क्राइटेरिया रहेगा। सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है, नौकरी भी बहुत अच्छी है, जिसको कहा जाए तो ग्रामीण परिवेश में गांव में किसानों के साथ मिलकर के आपको सर्विस करनी है। सुबह जिसको कह सकते हैं आपको अपना ऑफिस जाना है और शाम को आपके ऑफिस से आपको लीव करनी है। आपकी राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की विभागीय योजनाओं को आपको संपादित करवाना है और किसानों के साथ मिलकर के आप कृषि से संबंधित नए नवाचारों में आपको अपना हाथ बटाना है। अगर इसके बाद भी किसी विद्यार्थी का कोई और सवाल हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए आप सभी विद्यार्थी अगर उचित योग्यता रखते हैं, अगर आपका भी सपना है कि मैं कृषि पर्यवेक्षक बनूं, तो आप लोगों को अथक परिश्रम और पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करनी होगी। तो आप सभी विद्यार्थी अभी से जुट जाएं। निश्चित रूप से आप तैयारी कर ही रहे हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन अपनी कमियों को तलाशें, अपनी कमियों को दूर करें और एक अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण करें कृषि पर्यवेक्षक बन करके। और इस कृषि पर्यवेक्षक बनने के सपने में हम और हमारी टीम आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेगी। तो उत्कर्ष की टीम आपके लिए लेकर के आई है कुछ इस समय विशेष कोर्सेज, जिनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। ये कुछ बैचेज हैं, जैसे 3.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2.0 ये आपका लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम का बैच है। कृषि पर्यवेक्षक ये लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम का है और टेस्ट सीरीज भी आपके पास यहां अवेलेबल है। अब ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, जानकारी कैसी लगी ये भी बताएं। फिर भी अगर किसी प्रकार की किसी विद्यार्थी को कोई और क्यूरी हो और कोई जानकारी हो तो आप प्राप्त कर सकते हैं अपने मैसेज के माध्यम से। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं जीएल चौधरी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से विदा लेता हूं और पुनः मिलूंगा अगले एक नए वीडियो में नई सूचना के साथ। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।